आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अतुल गोयल और मैं अभी फ़िलहाल एज एन इंस्पेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कार्यरत हूँ। सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसके बाद से मेरी पोस्टिंग आई। फ़िलहाल हिमाचल प्रदेश में मैं एज एन इंस्पेक्टर काम कर रहा हूँ। तो एसएससी की जो नोटिस आई है 21 तारीख तक पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। उसके लिए मुझे लगा कि जो मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं, व्यक्तिगत मेरे अनुभव रहे हैं, उनको मैं आपके साथ शेयर करूं और आपको एक डिफरेंस बता सकूं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर लगते हो या आप इंस्पेक्टर लगते हो तो क्या डिफरेंसेस रहेंगे आपकी प्रोफाइल्स में। मेरे हिसाब से जो बेस्ट जॉब्स इस समय के हिसाब से हैं, ठीक है, कीपिंग इन व्यू ऑफ योर फ्यूचर एंड स्टेबिलिटी, वो क्या है। और एएसओ के अंदर ही जो अलग अलग मिनिस्ट्रियां हैं, जैसे एमईए है, सीएसएस है, रेलवेज है, उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, ताकि आप अपना प्रेफरेंस फॉर्म जो है वो और अच्छे से भर सकें। इसके साथ ही मैं इंस्पेक्टर्स के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इसी तरीके से बाइफरकेट करके थोड़ी सी जानकारी दूंगा। और इन द एंड देखिए, आपके ऊपर है आपको कहाँ सेटिस्फैक्शन मिलती है। मैंने देखा कि हर बार रिपीटर कैंडिडेट जो होते हैं वो जॉब कर रहे हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं, फिर जॉब कर रहे हैं, फिर से एग्जाम दे रहे हैं। तो कुछ तो ऐसे हैं जो बेटर जॉब्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनकी टॉप 100 टॉप 500 में रैंक आई। इतने बड़े एग्जाम में 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपकी अंडर 500 रैंक आई, जहां मैक्सिमम आपको पोस्टें मिल सकती थी, फिर से आप एग्जाम दे रहे हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है कि आप फिर से एग्जाम देंगे, फिर डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, 2 साल बाद आपकी सीनियोरिटी 2 साल की लूज होगी। जो आपको अभी तो नॉर्मल लग रहा है, बट इन द लॉन्ग टर्म जब आप 40-45 साल के हो जाएंगे, तब आपको उसका डिफरेंस पता चलता है। ये सारी चीजें जब आप जॉब शुरू करते हैं और आपको 1-2 साल हो जाते हैं तो आपको इसका एहसास होना शुरू होता है। स्टार्टिंग में मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि आपको पता हो। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एग्जाम का रिजल्ट फाइनल कब तक आ सकता है। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम का रिजल्ट देखिए, अगर मैं देख पा रहा हूँ कि एसएससी 2022 में 7 मार्च तक आपका एग्जाम हुआ था टीएल 2 का। उसके बाद करीब 1.5 महीने बाद आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया 26 अप्रैल को। 26 अप्रैल के बाद करीब 15-17 दिन बाद 13 मई को आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, जिसके बाद से आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो गई। इसी तरीके से अगर इस बार देखें तो 26-27 यानी कि 27 अक्टूबर को लास्ट आपका टीएल 2 का एग्जाम कंक्लूड हो गया। उसके बाद 20 दिन के अंदर ही 17 नवंबर को आपका पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आया। लास्ट टाइम 1.5 महीना लगा था, करीब 50 दिन लगे थे, इस बार 20 दिन लगे हैं। और इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट अगर पिछली बार से भी कंपैरिजन करें, जो कि 17 दिन था, तो करीब 5 दिसंबर तक मैक्सिमम आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल। मेरे हिसाब से फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में किसी भी डेट सॉरी, किसी भी डेट को आपका रिजल्ट आ सकता है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा वीडियो शुरू करने से पहले, कि कोई भी पोस्ट बुरी नहीं होती है, सारी पोस्टें ठीक होती हैं, सबके अपने प्रोस कॉन्स होते हैं। अगर आप सोचें कि मैं अभी डॉक्टर बन जाऊं और सारी चीजें अच्छी हो जाएं, या मैं वकील हूं तो सारी चीजें अच्छी हो जाएं, कोई भी ऐसी दुनिया की जॉब ही नहीं है जिसमें आपको लगे सब चीज बढ़िया है ना। कंपैरिजन आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपको यूट्यूब के रील्स पे दिखाया जाता है कुछ बच्चों द्वारा, या कुछ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा दिखाया जाता है, वैसा बिल्कुल भी होता है नहीं एक्चुअल लाइफ में, है ना। तो आपको बहुत केयरफुली अपनी जॉब्स चूज करनी है, जिससे कि आपकी सीनियरिटी भी सेव हो, और साथ ही जो दिन का मैक्सिमम टाइम आप निकाल रहे हैं अपनी जॉब में दे रहे हैं, 9 से 5 एक मैक्सिमम टाइम दिन का इंसान जॉब में व्यतीत करता है, वो आप उससे सेटिस्फाइड रहने चाहिए कि मैं इसमें 30-35 साल गुजार सकता हूँ, रिटायर हो सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएसओ और इंस्पेक्टर की प्रोफाइल में डिफरेंसेस क्या है। तो एएसओ जो होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में लगता है। इसमें आपका काम क्लेरिकल बेस्ड होता है। हर वीडियो में आपने देखा होगा क्लेरिकल बेस्ड मतलब क्या हो गया। क्लेरिकल बेस्ड मतलब ये हो गया कि कोई फाइल XYZ, वो फाइल आई नीचे से क्लर्क के हाथ से आपके पास आई, आपको उसमें चेंजेस करने हैं। हो सकता है आपको नोट लगाना हो अपने सीनियर को पास ऑन करने से पहले, हो सकता हो आपको पूरा का पूरा वो लेटर ड्राफ्ट करना हो, या जो भी डॉक्यूमेंट है, मेमो हो गई, लेटर हो गई,
वो आपको ड्राफ्ट करना हो और फिर आगे सीनियर की अप्रूवल के लिए आपको वो फाइल आगे बढ़ा देनी हो। ये काम आपका मैक्सिमम यही काम रहेगा। इसके अलावा सेकंड काम इस टाइप का भी होता है, जैसे आपकी मिनिस्ट्री पे डिपेंड करता है। आपका कोई इवेंट हुआ, कल्चरल इवेंट हुआ या कोई भी आपकी मिनिस्ट्री से रिलेटेड इवेंट हुआ जिसमें आप पार्टिसिपेंट हो, तो हो सकता है आप विजिट्स पे जा सको, उस इवेंट का पार्ट बन सको, उस इवेंट में कोऑर्डिनेशन कर सको या ऑर्गेनाइज कर सको। इस तरीके के काम होते हैं। इंस्पेक्टर का जो काम होता है, इंस्पेक्टर का काम बेसिकली, इंस्पेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट आ गई? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आ गई, जीएसटी आ गया, पोस्टल इंस्पेक्टर आ गया, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर आ गया, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर भी आ गया इसमें, सीबीआई, एनआईए, ये सारी जितनी भी पोस्ट हैं ये आ गई। इनका काम बहुत अलग तरीके का होता है, ये थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की पोस्टें हैं। इसमें जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ, सिमिलर ऐसा ही सब डिपार्टमेंट्स में होता है कि आपको एक बड़ा सा स्टेट है, उस स्टेट को कुछ छोटे छोटे जोन्स या डिविजन्स में बांटा जाता है। उस डिवीजन में मान लीजिए आप इंस्पेक्टर बन गए, आपको पोस्ट किया जाएगा। उस क्षेत्र के, उस ज्यूरिसडिक्शन के आप एक तरीके से सुपीरियर अथॉरिटी होंगे, जो आपके हाथों में रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। आपको उस जोन में जो भी आपके सबऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उनके रेगुलर छुट्टियों से लेके उनके ट्रांसफरों से लेके फाइनेंशियल एक्टिविटीज से लेके इंस्पेक्शन, ऑडिट्स या इनकम टैक्स में कहें सर्चेज एंड रेड्स, इन सारी चीजों से रिलेटेड आपको काम रहता है। काफी रिस्पॉन्सिबल टास्क है। अगर मैं एएसओ से कंपैरिजन करूं तो दोनों अपने में रिस्पॉन्सिबल है, पर एक इंस्पेक्टर की प्रोफाइल इस तरीके की होती है। दूसरा डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा कि जो सैलरी कंपोनेंट होता है वो एएसओ में जो होता है वो फिक्स होता है। ओवरऑल जो भी आपकी सैलरी बन रही है 70-80 हजार उतनी आपको मिलेगी। पर एक इंस्पेक्टर की प्रोफाइल में क्या होता है, क्योंकि आपको जगह जगह जाके, अलग ऑफिसेज जाके इंस्पेक्शन करना है, हो सकता है कहीं आपको कुछ दिन रुकना पड़ जाए, तो उस वजह से रेगुलर महीने में आप जाते हैं। इस वजह से आपका टीए बनता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डेली अलाउंस। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं किसी अलग वीडियो में दूंगा, पर मोटा मोटी अगर आप समझें कि रेगुलरली जिस हिसाब से चल रहा है तो 5 से 10 हजार महीने का आपको टीए का एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आप अलग ऑफिसेज जाके विजिट किए, आपने वो एक एक्स्ट्रा काम किया, तो वो रेगुलरली 5-10 हजार हर महीने क्रेडिट होता है। उसमें हो सकता हो 2-2.5 हजार आपका पर्सनल खर्चा भी हो जाए वहां जाने में, और मैक्सिमम जो होता है 50-60% वो आपको एक्स्ट्रा ही आता है। और 50% जैसे ही डीए होगा अगले साल, तो इसमें 25% की डेली अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इन सब में बढ़ोतरी भी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो डिफरेंसेस हैं, सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो है इंस्पेक्टर प्रोफाइल का वो है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स कैसे होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का। आपने देखा कि लिखा हुआ है लखनऊ में इस बार 9 टोटल 11 आई थिंक सीटें ऐड की गई हैं, तो लखनऊ आपको दे दिया। आपको लग रहा है कि मुझे मेरा होम टाउन यूपी में है या लखनऊ के पास है, मुझे लखनऊ मिल जाए, मेरी रैंक अच्छी है। पर होता क्या है, लखनऊ मेन ऑफिस है उस पूरे स्टेट का, उसमें यूपी भी आता है, उत्तराखंड भी आता है। हो सकता है किसी और डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि पोस्टल हो गया, उसमें हर स्टेट का अपना अलग जोन है, तो वो चेंज हो सकता है, पर ओवरऑल एक बहुत बड़ा जोन आपके अंडर रहता है। उसमें जो मेन ऑफिसेस हैं जहां इंस्पेक्टर रह सकता है, हर 3 साल में आपको उसमें ट्रांसफर होता रहेगा। अब ये डिसएडवांटेज कैसे है, कुछ लोग कहेंगे चलो अच्छा है, नया एक्सपीरियंस मिलेगा, बार बार चेंज होगा, पर जब आपकी शादी होगी या आपके बच्चे होंगे, और आप सोचो, आप आज, अगर मैं यूपी का एग्जाम्पल देके बताता हूं, या राजस्थान भी बहुत बड़ा स्टेट है, आप बाई चांस मान लीजिए अच्छी जगह पोस्टेड है भी, वहां पे आपका बच्चा पढ़ रहा है, 3 साल बाद आपकी पोस्टिंग उठा के कर दी एकदम अपोजिट साइड। आप यूपी ईस्ट के थे, यूपी ईस्ट में कहीं थे, आपको यूपी वेस्ट में कहीं कर दिया। ठीक है, आपको मेरठ नोएडा कर दिया। तो वो जो चेंजेस होते हैं रेगुलर, उससे क्या आता है मन में, एक जो काम करने के एनवायरनमेंट में जो फर्क आता है कि आपको पता है कि मेरे सीनियर के ऊपर, हालांकि हम लोग की जो ट्रांसफर अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो डायरेक्टर लेवल की होती है, ठीक है, या कमिश्नर लेवल की होती है, वो हम लोग उनसे टच में रेगुलर नहीं रहेंगे, पर हम लोग के अंदर एक डर का माहौल रहता है कि इनके साथ जितने भी सीनियर्स हैं हमारे साथ, सुपरिटेंडेंट हो गए, असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, तो उनके साथ हमें बना के रखनी है।
ये एक लायबिलिटी हमेशा हमारे साथ रहती है, वरना हमें एक पनिशमेंट जोन होता है हर स्टेट का, 4-5 ऐसी सीटें होती हैं, वहां भेज दिया जाएगा, ठीक है। और वहां कोई काम, फिर कुछ काम नहीं आता है, या आपके बहुत बड़ा सोर्स हो तो वो काम आता है, तो वो सारे फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। अब आपको पता है कि एएसओ सीएसएस में आपकी कभी ट्रांसफर होनी ही नहीं है, तो वर्क एनवायरनमेंट में सोचिए कि कितना बड़ा आपके माइंड में फर्क डालेगा, आपके बिहेवियर में कितना बड़ा फर्क डालेगा, और कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी सीनियर और जूनियर के बीच में, है ना। क्योंकि सीनियर के पास भी बहुत लिमिटेड पावर है कि वो आपको उस तरीके से अफेक्ट कर पाए। दूसरा एक और डिफरेंस है इंस्पेक्टर और एएसओ में, कि इंस्पेक्टर की जॉब जितनी ज्यादा हाई प्रोफाइल होती है, जितना मैंने आपको बताया भी कि किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उतनी ही ज्यादा रिस्क की भी होती है। क्योंकि अगर आपने किसी ऑफिस का इंस्पेक्शन किया और पता चला बाद में वहां से 1-2 साल के बाद कोई फ्रॉड आ गया, जो उस टाइम हो रहा था जब आपने इंस्पेक्शन किया होगा, तो भले ही आप कहीं भी हो, आप नौकरी छोड़ गए हो या कुछ भी कर रहे हो उस टाइम पे प्रेजेंट में, अगर वो चीज लाइट में आ गई तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपके ऊपर केस चलेगा, आपको रेगुलरली वहां विजिट करना होगा। जब तक वो 2-4 साल चलेगा वो तो आपको जाना पड़ेगा, और जैसे ही वो चीजें साबित हो गई, आपको सब्सिडियरी ऑफेंडर भी बनाया जा सकता है कि आपने ड्यूटी में नेग्लिजेंस की, इस वजह से वो फ्रॉड हो रहा था, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं आपका भी हाथ हो। तो इस तरीके के रिस्क भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो एक इंस्पेक्टर की जो प्रोफाइल है वो उन लोगों को ऑप्ट करनी चाहिए जो थोड़ा सा न्यूक्लियर रहना चाह रहे हो, है ना, सबसे पहली बात। और जिनको लगता है कि शादी के बाद भी या फैमिली बसाने के बाद भी मैं अपना इनपुट जो है अपने परिवार से ज्यादा अपने जॉब में देना चाहूंगा, क्योंकि उसमें 5:30 बजे के बाद भी आप एक तरीके से ऑफिस के माहौल में ही रहते हैं। आपको पता होना चाहिए कहाँ क्या चल रहा है आपके जोन में, ऐसा एएसओ में नहीं है। 5:30 बजे के बाद आप किसी एएसओ से बात करेंगे, वो कहेगा कि ऑफिस खत्म, तो हार्डली साल में 1-2 बार उसे किसी का फोन आता होगा ऑफिस से। वरना इंस्पेक्टर की प्रोफाइल में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ऑफिस के बाद भी आपको टच में बना रहना पड़ेगा, आपको पता रेगुलरली करते रहना पड़ेगा कहाँ किस तरीके के फ्रॉड हो रहे हैं, कहाँ किसके ट्रांसफर के चांसेस हैं, इस तरीके की बातों में आपको इन्वॉल्व रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग इंस्पेक्टर कभी कभी होता है, और उतना ही रिस्पेक्ट भी होता है इंस्पेक्टर का, क्योंकि उसके अंडर उसके सबॉर्डिनेट्स आते हैं जिनको पता है कि जैसे आपका ट्रांसफर या आपकी सारी चीजें किसी के हाथ में है, वैसे उनकी बहुत सारी चीजें आपके हाथ में है, तो उस तरीके का रिस्पेक्ट भी आता है। तो मैं सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मेरे हिसाब से मुझे लगा वो है रेगुलर ट्रांसफर्स। उसके अलावा मोर मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं इंस्पेक्टर प्रोफाइल में, वो मैंने बता दिया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इंस्पेक्टर प्रोफाइल में मुझे लगा वो ये है कि जब आप किसी जोन में, मान लीजिए आप गए एज एन इंस्पेक्टर, तो उस जोन में जब आप इंस्पेक्टर बनेंगे, बहुत फ्यू सीट्स होती हैं जो एक इंस्पेक्टर की होती हैं, यानी कि 1 या 2 या 3 मैक्सिमम मान लीजिए, वो उतने इंस्पेक्टर आपको सेम कैडर के मिलेंगे। आपको किसी से बात करनी है, पर्सनल कुछ भी रखना है, या दोस्ती यारी या उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैक्सिमम आपके जूनियर्स होंगे और कुछ सीनियर्स होंगे जिनके साथ आप उस तरीके का टच नहीं बना पाएंगे। और एएसओ सीएसएस की बात करें या एएसओ किसी भी और मिनिस्ट्री की बात करें, उसमें क्या होता है, एंट्री लेवल होती है एएसओ की। तो आप देख रहे होंगे वैकेंसी भी उस हिसाब से होती है कि दिल्ली में ही अगर आपके 350-400 लोग हर साल रिक्रूट हो रहे हैं एएसओ लेवल पे, तो आप सोचिए कि आपके कैडर के कितने सारे लोग एक साथ आपके सिमिलर एज के, सिमिलर बैकग्राउंड के, सिमिलर एजुकेशन के साथ आपके साथ काम कर रहे हैं। तो उसमें जो है एक एनवायरनमेंट जो है वो डिफरेंट बन जाता है, थोड़ा सा फ्रेंडली एनवायरनमेंट रहता है। उसके अलावा मैं अगर बताऊं प्रमोशंस की बात, तो प्रमोशंस मुझे लगता है कि इंस्पेक्टर प्रोफाइल में ज्यादा फास्ट होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इसमें सबसे पावरफुल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो होती है ईडी की, नो डाउट। उसके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, जो एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट है, वो एक पावरफुल पोस्ट है, और उसके अलावा सभी उसके आगे पानी कम है। पावरफुल पोस्ट है, पर उसके साथ उसके डिसएडवांटेजेस भी आते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, उसमें हर 3 साल पे स्टेट चेंज होता है, यानी कि कभी आपका स्टेट फिक्स नहीं होगा, चाहे आप जितना बड़ा उसमें सोर्स लगा लें, हर 3 साल में आपका स्टेट चेंज होना ही होना है। कभी भी रात बिरात आपको काम आ सकता है, सैटरडे संडे नहीं होता है। अब मैं बात करूं इंस्पेक्टर प्रोफाइल में, अगर कोई ऐसी पोस्ट है
जो आपको घर के पास पोस्टिंग दिला सकती है। इवन इफ अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है और बाद में 1-2 साल बाद आप घर पे आ सकते हो, तो वो एकमात्र पोस्ट है, वो है पोस्टल इंस्पेक्टर की, जिसमें आप 1 साल बाद ही ट्रांसफर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और एक ऑनलाइन पोर्टल बना हुआ है, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी है, आप जिस दिन डालोगे उस हिसाब से आपकी वेटिंग क्रिएट होती है, और 1-1.5 साल के अंदर मैक्सिमम अप्लाई करने के बाद आप होम स्टेट के पास चले ही जाते हैं। तो अगर उस तरीके के बेनिफिट आपको चाहिए तो आप पोस्टल इंस्पेक्टर की देख सकते हैं प्रोफाइल। अब इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा कि एएसओ के अंडर जो अलग अलग पोस्टें होती हैं, जैसे एमईए हो गई, सीएसएस हो गई, आईबी हो गई, रेलवेज हो गई, ये चार का मेनली मैं बाइफरकेशन कर रहा हूं। इसी के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एएसओ सीएसएस की, जो मुझे सबसे टॉप पोस्ट लगती है एसएससी सीजीएल के द्वारा। ये इसका कोड है B03। इस बार की इसकी वैकेंसीज जो है टोटल 692 है, जनरल कैटेगरी में 342 वैकेंसी है, अच्छी खासी वैकेंसी है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग होगी। जैसे कि सबको पता है, थोड़े बहुत मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हैं, बट वो नेग्लिजिबल होते हैं, उनको मैं ध्यान में रखते हुए ये जॉब नहीं चूज करूंगा, है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि लाइफ टाइम डेली पोस्टिंग, कोई ट्रांसफर नहीं, कुछ नहीं, बीच बीच में मिनिस्ट्रियां चेंज होंगी, अगल बगल ऑफिस होते हैं। दूसरी चीज, बैलेंस्ड लाइफ रहती है, पीसफुल वर्क रहता है, एक ही तरीके का काम बार बार आपको करना है। तो कुछ लोगों के लिए वो बोरिंग भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए वो ऐसा भी हो सकता है कि यार टेंशन नहीं रहेगी जॉब में। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है इसमें और इंस्पेक्टर के प्रोफाइल में डिफरेंस में, वो ये है कि एएसओ सीएसएस के ऑफिसर्स आप देखिए, लगेगा भाई कहीं प्राइवेट कॉर्पोरेट जगह काम कर रहे हैं। आपका एनवायरनमेंट देखिए, आपके साथ वाले लोग आपके साथ बैठे होंगे, मस्ती चल रही है, सब चीज चल रही है, मतलब एक बैलेंस चल रहा है। शाम को आप फ्री, कोई कॉल नहीं, आराम से जाइए, सैटरडे संडे एंजॉय कीजिए। ठीक है। इंस्पेक्टर मैंने बताया कि काफी डिफरेंट है इससे। एएसओ सीएसएस मुझे नंबर 1 पोस्ट लगती है जो एसएससी सीजीएल इस समय ऑफर कर रही है, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं। फिर भी आप देखिए कि उसका जो कट ऑफ जा रहा है ना, वो आईटीआई को और बाकी टॉप की पोस्टों को अभी टक्कर दे रहा है। ठीक है, खासकर गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए इससे बेटर कोई भी पोस्ट नहीं है पूरे एसएससी सीजीएल में। और बॉयज के लिए भी अगर मैं देखूं तो किसी भी पोस्ट में आप 4-5 साल काम करेंगे, या 2 साल भी कर लिए ना, तो आपके लिए वो वर्क पूरा मोनोटोनस ही हो जाता है एक तरीके से, क्योंकि रेगुलर उसी तरीके से चलता आ रहा है। तो वही चीज आप करते करते जब सीखेंगे, तो वो सारे काम भी आपके लिए मोनोटोनस हो जाते हैं। बाकी पब्लिक डीलिंग इंस्पेक्टर में थोड़ी बहुत है कहीं कहीं, और उसमें भी बहुत कम हो गई है आजकल। इनकम टैक्स में भी जैसे आपने सुना फेसलेस हो गया। तो सीएसएस नंबर 1। उसके अलावा डिफरेंसेस अगर मैं देखूं बाकी मिनिस्ट्रियों से, एमईए सबसे कोविटेड पोस्ट जो है, इस बार 100 वैकेंसी है, 58 जनरल में है, पहले कम थी अब बढ़ा दी है थोड़ी बहुत वैकेंसी। इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मैक्सिमम सैलरी आपको मिलेगी, आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी। पर इसमें जो डिसएडवांटेज है, मैंने क्यों इसे सेकंड नंबर पे रखा सीएसएस के बाद, क्योंकि एमईए में आप मान के चलिए आप अभी पोस्टेड हो गए, ठीक है, जितनी भी गलतियां हैं या दिक्कतें हैं वो ज्वाइन होने के बाद पता चलती है। ज्वाइन होने से पहले तो सारी चीज अच्छी लगती है, बस एक नौकरी मिल जाए, हम लोग यही प्रे करते हैं, और बाकी बाद में देखा जाएगा। पर मान लीजिए अब आप ज्वाइन करने वाले हैं अगले 3-4 महीने में, उस हिसाब से सोचिए, आपने एमईए ज्वाइन किया एक तरफ, दूसरे बच्चे ने सीएसएस ज्वाइन किया। ठीक है, एमईए में आपको कहीं ना कहीं एक ये रहेगा कि मुझे कौन सी कंट्री मिलेगी, आपसे पूछा जाएगा, आप विलिंग भी दे सकते हो, नॉन विलिंग भी दे सकते हो, वो सारी चीजें बड़ी ओपन है उसमें। और पोस्ट बहुत अच्छी है, केवल मैं सीएसएस से कंपैरिजन कर रहा हूँ। आपको फॉरेन पोस्टिंग दी गई, और मान लीजिए कहीं वैसी हार्ड कंट्री दे दी गई, आपको फाइनेंशियली उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप ये सोच के चलिए, आप बीवी बच्चों को हर बार क्या फॉरेन लेके जा पाओगे अपने साथ अलग अलग कंट्री? नहीं, आपको उन्हें दिल्ली रखना पड़ेगा। तो आप परिवार से दूर रहोगे मैक्सिमम टाइम। आपका फिर वो हाल हो जाएगा कि कहीं वो कुवैत में रहते हैं और वहां से वो पैसा भेजते हैं। तो एक तरीके का ये डिसएडवांटेज है, ये मेरा पर्सनल राय है, इस पे आप अपनी भी आपकी राय हो सकती है। पर जैसा मैंने देखा कि ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस में, कि आप अपनी फैमिली को लेके जाने का ऑप्शन तो रहता है, पर लेके जा नहीं पाओगे, आपके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके पास भी आपको किसी को रखना पड़ता है, आपके बच्चे का स्कूल भी कुछ टाइम बाद शुरू हो जाएगा, और जब वो शुरू हो गया तो बहुत मुश्किल होगा कि आप फॉरेन में उसको कंटिन्यू करवा पाए। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। प्लस एमईए में क्या होता है, प्रोटोकॉल ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि आप फॉरेन में हैं, जो भी इंडिया के इवेंट्स उस कंट्री में हो रहे हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना वहाँ,
क्योंकि आप नए कंट्री में हो तो आपको उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती कि चलो ठीक है सैटरडे लग रहा है या संडे लग रहा है। पर अगर आप सीएसए से कंपैरिजन करो तो आपको यहाँ पे अपने अलग काम या कुछ आप पर्सनल और करना चाहते हैं या फाइनेंशियली आप कुछ और करना चाहते हैं, उन सब का टाइम मिलेगा। एमईए में वो सब टाइम आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम चांसेस हैं कि उसमें आप इतना फ्री रह सको। ठीक है, डिपेंड करता है आपके सीनियर पे भी और आपकी किस जगह पोस्टिंग है उस पे भी। सारी चीजें एकदम एब्सोल्यूट नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ। अब आप सोचो आप दूसरी जगह सीएसएस में हो, सीएसएस में आप काम कर रहे हो, भले ही आपको एमईए से तो सारी जॉब्स जितनी भी हैं उनसे फाइनेंशियली सबसे स्ट्रांग एमईए है, वो तो आपको पता है। पर उसके अलावा अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देखो तो सीएसएस में आप एक जगह स्थित हो, आप अपना घर गाड़ी सब ले सकते हो, आपकी वाइफ अगर वर्किंग है आप दिल्ली में उनकी अपॉर्चुनिटीज देख सकते हो। साथ ही साथ आपको सीएसएस में इतना टाइम मिलता है कि आप अपने नेक्स्ट एग्जाम की, कोई भी एग्जाम है पीसीएस यूपीएससी, उसकी तैयारी ऑफिस में बैठ के आप 2-3 घंटे लोग कहते हैं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके का फ्रीडम आपको केवल सीएसएस में मिलेगा, या एक दो और चुनिंदा जो एएसओ की पोस्ट है उसमें मिल सकता है। तो ये तो हो गई सीएसएस और एमईए की मेरा डिस्कशन। इसके बाद एक आईबी की पोस्ट होती है एसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसकी भी आई है इस बार सीटें 37 सीटें हैं, 18 जनरल में है। हेक्टिक लाइफ है। अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कुछ भी। जैसे सीएसएस वाले होते हैं ना, भारत दर्शन की फोटो डाल रहे हैं, बाद में कहीं इवेंट हो रहा है किसी मिनिस्टर के साथ फोटो डाल रहे हैं, आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं ये कर रहा हूँ, सब लोग रीले डाल रहे हैं। एएसओआईबी में आप जैसे ही घुसे ये सारी चीजें बंद हैं, आप कहीं पे भी कोई भी चीज अपने जॉब से रिलेटेड पोस्ट या बता नहीं सकते हैं। दूसरी चीज, आपका मोबाइल सुबह सुबह जमा हो जाएगा और वो आपको वापस तब मिलेगा जब आप ड्यूटी से वापस जाएंगे। एक और डिसएडवांटेज है कि आपकी ज्वाइनिंग तो दिल्ली में होगी, बट ये नहीं पता है कि लाइफ टाइम आप दिल्ली में रहोगे कि नहीं, रेगुलर बीच बीच में कहीं पे भी आपको डेपुटेशन पे भेजा जा सकता है। दूसरी एक और चीज आईएएसओ आईबी में मैं बताना चाहूंगा जो एडवांटेज है बाकियों से, कि इसमें आपको 20% ज्यादा सैलरी मिलेगी हर महीने। यानी कि इसमें करीबन आपको 85-90 हजार इन हैंड मिल सकता है हर महीने। उसके साथ साथ आपको एक मंथ की एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस जो सीबीआई में भी शायद होता है। तो इस तरीके का आपको एएसओआईबी में फायदा मिलता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि डोमेस्टिक एयर फेयर्स जो है उसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट भी मिलता है आपको और आपके परिवार वालों को। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इसीलिए दी जा रही हैं ताकि आप इस जॉब में टिकें। तो आपके ऊपर है, अगर आपको लगता है कि इतना फैसिनेटिंग है कि मुझे इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट में काम करना है, काम क्लेरिकल बेस्ड ही होगा, ऐसा नहीं होगा आपको फील्ड में भेज दिया किसी की स्पाई करने या इस तरीके का कोई काम नहीं होगा। पर जो कहते हैं ना कि आईबी से आप जुड़ोगे, आप उस तरीके के काम में इंटरेस्टिंग होगा थोड़ा सा काम। तो अगर आप वो देखते हो कि आपकी एक बहुत ही छोटी सी फैमिली है, आपको गांव वापस नहीं जाना और आप अपना टाइम इसमें दे सकते हो, इस तरीके की जॉब जैसे आईबी होगी या ईडी होगी, तो फिर ये सारी जॉब्स तो अच्छी हैं। ठीक है, ऐसा नहीं ये सारी जॉब्स खराब है, मैं केवल ये बता रहा हूँ लॉन्गर टर्म में आपका प्राइवेटली आपको जॉब के बाद और सारी चीजें लेके किस तरीके की जॉब्स आपके लिए अच्छी हो सकती है। वरना मैंने पहले ही बताया ईडी नंबर 1 है, और एएसओ में बात करें तो केवल वर्क को अगर देखा जाए तो आईबी नंबर 1 है। पर बाकी सारी चीजों को देखते हुए मेरे हिसाब से सीएसएस नंबर 1 है। एएसओ रेलवेज की अगर बात करें तो मैं इसको इतना प्रेफर नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें सीटें कम है इस वजह से कट ऑफ ज्यादा जाता है। पर इसमें फायदा वही है कि लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग है, हेडक्वार्टर्स में आप रहेंगे। पर क्योंकि मैंने फील किया पोस्टल एक पुराना डिपार्टमेंट है, उसी टाइम से रेलवेज भी चला आ रहा है। तो ये जो बहुत पुराने डिपार्टमेंट है ना, जो अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हम थोड़ा सा पीछे हैं जो आज के टाइम से गवर्नमेंट जिस हिसाब से चल रही। ठीक है, हर चीज में लगेगा, हायरार्की में लगेगा, प्रमोशंस में लगेगा, वर्किंग एनवायरनमेंट में लगेगा, पुराने बाबुओं जैसा माहौल। तो वो हो सकता है आपको यहाँ पे देखने को मिले। बट ओवरऑल सेम सारी फैसिलिटीज रहेंगी जैसी सीएसएस में रहती हैं, सेम काम रहेगा, सेम आपको दिल्ली में रहेगा, और आपको पासेस वगैरह रेलवे के टिकट्स मिलते हैं जो इतना मुझे लगता नहीं कि जो मैटर करता है। ठीक है, बाकी दिवाली बोनस भी मुझे नहीं लगता कि उसके चक्कर में कि दिवाली बोनस मुझे मिले आप कोई जॉब सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारे एएसओ के डिफरेंसेस हो गए। अब ऐसे ही मैं आईटीआई की अगर बात करूं, जीएसटी की बात करूं, आईपी, प्रिवेंटिव, देखिए प्रिवेंटिव हो गया, एग्जामिनर हो गया। ये दोनों पोस्टें हैं बहुत अच्छी, नो डाउट। पर दोनों पोस्टें साउथ वालों के लिए, नॉर्थ वालों के लिए नहीं है, क्योंकि हमेशा आपकी साउथ में किसी पोर्ट के आसपास हो सकता है आपकी पोस्टिंग रहे।
तो वहां से आप जब वापस आ ही नहीं सकते, तो अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो मैं कहूंगा कि आप एग्जामिनर के साथ जाओ। ठीक है, कुछ साल पहले टॉपर्स ने भी एग्जामिनर नंबर 1 जो रैंक था वो साउथ का था, क्योंकि इसलिए उसने एग्जामिनर प्रेफर की थी। तो वो आप कर सकते हो। पर अगर आप ओवरऑल देखें, मेरे हिसाब से जो एक जनरल मिडिल क्लास नॉर्थ का लड़का सोचता है, तो इंस्पेक्टर प्रोफाइल में आज के टाइम पे जीएसटी में अगर आपको होम स्टेट मिल जाए, वो नंबर 1 पोस्ट होनी चाहिए प्रेफरेंस आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि हम क्यों जाते हैं, थोड़ा सा भौकाल हो, थोड़ा सा रिकग्निशन हो, सोशल रिकग्निशन हो, थोड़ा सा आपको उस तरीके का डर का माहौल दिखे जहां पे आप इंस्पेक्शन करने जाएं, तो वो सारी चीजें इनकम टैक्स में कम हो गई हैं अब जब से फेसलेस हुआ है, और वो सारी चीजें जीएसटी में हैं अभी भी। उसमें 3 सितारा वर्दी भी आपको मिलती है, तो जिन्हें वर्दी का शौक है कि कभी कभी वो दिखा के फ्लॉन्ट करें या उस तरीके की रील बनाए, जा सकते हैं। ठीक है, पर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो जीएसटी को मैंने क्यों आईटीआई के ऊपर रखा हुआ है, क्योंकि मेन यही है कि आईटीआई में अभी फेसलेस हो गया है, और जीएसटी जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू वो हर महीने दे रहा है। तो उसमें काफी चीजें आपकी जोन के अंदर आ जाएंगी, जो कंपनियां हैं, जो पर्सनल प्रोप्राइटर्स हैं, उनका ऑडिट आपको करना होगा। तो उनसे रिलेटेड अभी आपका कोई जोन के अंदर कहीं आपको कोई फ्लॉ दिखा, तो आप उसको डायरेक्टली बुलाओगे। तो अभी वो उसमें फेसलेस नहीं हुआ है, हो सकता है आगे टाइम जाके जैसे इनकम टैक्स में फेसलेस हो, जीएसटी में भी हो सकता है, पर प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से जीएसटी सबसे बेस्ट है अगर आपको होम स्टेट मिल रहा है तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो आपकी रैंक आ रही है फिलहाल, पिछले साल से कंपैरिजन करके क्या मुझे होम स्टेट मिल सकता है या नहीं, या जो भी मेरा डिजायर्ड लोकेशंस है वो मुझे उस रैंक पे मिल सकता है नहीं। ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है किसी भी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट में। तो एटलीस्ट ये होगा कि ट्रांसफर हो भी रहा है तो सेम जोन में हो रहा है, आसपास हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसमें ये रहेगा कि घर के पास है, कहीं पे भी है, आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं, अब एएसओ और इंस्पेक्टर सारी पोस्ट जितनी भी ऑफर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, उन सबको जोड़ दिया जाए तो नंबर 1 पे मैं रखूंगा एएसओ सीएसएस को। लड़कियां इसको फर्स्ट प्रेफरेंस जरूर दें। इस बार के कट ऑफ का कुछ कह नहीं सकते, मुझे लगता है कि पिछली बार की जितने भी कट ऑफ गए उससे थोड़ा सा कम जाने वाला है कट ऑफ ओवरऑल। और दूसरी चीज फैक्टर में ये भी रखना है कि जो एक मैथ का क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी वाला, तो उसमें मैक्सिमम मुझे लगता है 99% लोगों ने गलत जवाब दिए थे। तो उसमें अगर एसएससी ने मान ली गलती तो +4, यानी कि गलत हुआ जिनका तो उनका 4 मार्क्स की बढ़ोतरी होगी, या जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया तो उनकी 3 मार्क्स प्लस होंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि तो उसकी वजह से कट ऑफ बढ़ सकता है थोड़ा सा, या एक आध क्वेश्चन और जो है जीएस में या इंग्लिश में, उसमें जो थोड़ी बहुत अगर एसएससी ने ध्यान दिया और एक दो क्वेश्चन उसमें ऑफर कर दिए फ्री मार्क्स, ग्रेस मार्क्स, तो कट ऑफ बढ़ सकता है। पर अभी जो आए हैं रॉ मार्कशीट्स, उस हिसाब से मुझे लगता है कि आपको 315 के आसपास मुझे लगता है जनरल कैटेगरी के लिए 4600 शुरू हो जानी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट जीएसटी वगैरह शुरू हो जाना चाहिए, बाकी मैं कह नहीं सकता। अगर यही 6-7 मार्क्स बढ़ गए सब बच्चों के, तो वो चीज़ 320s में चली जाएगी। ठीक है, और ये सारी चीजें बताना बहुत मुश्किल होता है, और मुझे लगता है उस पर ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आप जो बेस्ट है उसको भरो, जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा। एक चीज बस ध्यान रखनी है स्टेट की, क्योंकि स्टेट मैं भी डिफरेंट स्टेट में काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छा है हिमाचल, बट अलग स्टेट में आप सोचो, आप जाओगे साउथ में 99% क्या होता है इंस्पेक्टर प्रोफाइल में, क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो सीजीएल से ना होके डिपार्टमेंटल जूनियर से होते होते आते हैं। तो वहां पे मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो उसी स्टेट के होते हैं। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आपको आएंगी, आपको अपना एक वर्चस्व बनाने में वहां पे थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। फर्स्ट पे अगर मैं देखूं तो एएसओ सीएसएस हो गया, सेकंड पे जीएसटी होम स्टेट हो गया, थर्ड पे इनकम टैक्स और इंस्पेक्टर होम स्टेट हो गया, फोर्थ पे एएसओ एमईए हो गया, और फिफ्थ पे मैं बोलूंगा आपको इंस्पेक्टर इन पोस्टल सर्विसेज। वो केवल इस वजह से बोल रहा हूँ कि वो एकमात्र ऐसी पोस्ट है इंस्पेक्टर की जिसमें आपको इंस्पेक्टर की प्रोफाइल में रहते हुए अपने होम स्टेट में काम करने का मौका मिलेगा। वरना अगर आपको वो चीजें नहीं चाहिए तो मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा फिफ्थ पे। और इसके अलावा अगर आप बोले सबसे पावरफुल पोस्ट, मुझे किसी से मतलब नहीं, मुझे बस सबसे बेस्ट पोस्ट चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मुझे जैसा रीलों में दिखाते हैं या जैसा एक गवर्नमेंट अफसर होता है हाई प्रोफाइल, वो चाहिए, तो आप ईडी एनी डे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारी जो मैंने जितनी भी चीजें बताई वो वेल ऑर्गेनाइज तो नहीं थी, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें जरूर आइडिया लगा होगा। बाकी आप
कमेंट करके मुझसे जो भी डाउट है वो मुझको आप शेयर कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मैं बोलना चाहूँगा फिर से कि बहुत ध्यान से आपको ये पोस्टें फिल करनी है। मैं चाहता हूँ जितने लोगों की रैंक अच्छी आई है वो इस बार जो भरे, वो अगली बार उन्हें एग्जाम ना देना पड़े, देना भी पड़े तो पीसीएस यूपीएससी का दीजिए, आप क्यों बार बार एसएससी में आप बचे पड़े। ठीक है, तो आप सभी को मेरा नमस्कार एंड थैंक यू।